शुरू हो गया। नमस्कार। आज डॉक्टर नामवर सिंह का जन्मदिन है, तो उनका जो एक बृहद परिवार है जिसमें हम सब आते हैं, उन सबको इस जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और जो लोग इस समय देख या सुन रहे हैं, उन सबको नमस्कार करता हूँ। नामवर जी पे बोलना एक कठिन काम है। जब मैंने ये निर्णय लिया तो अचानक कालिदास के रघुवंशम की वो पंक्तियाँ याद आ रही थी कि तिनकों से बनी एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र को पार करने की बात मैं सोच रहा हूँ, या जैसे अपने बौने बहुत नन्हे नन्हे हाथों से किसी बहुत ऊपर लगे फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कठिन काम है और नामवर जी पर विचार करना और विस्तार से उन पर बात करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, पर कुछ बातें मैं करूँगा। और आदमी सी बातें उनके कई पक्ष हैं जिन पे अक्सर बात नहीं की जाती, उन पर भी बात करूँ। जैसे एक व्यक्ति अपने वर्तमान से, अपने अतीत से और अपने भविष्य से निरंतर बहसरत है, वाद विवाद और संवाद कर रहा है। अमर्त्य सेन हार लेकर कहें तो कहा जा सकता है कि वह एक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन है, एक जराह करता हुआ भारतीय। बहुत सारे पक्ष नाम और से जो अच्छा पक्ष मुझे लगता है, जो सबसे ज़रूरी पक्ष भी लगता है एक आलोचक के रूप में भी, कि एक लगातार जिरह करते हुए, लगातार बहस करते हुए, इस बात का जोखिम उठाते हुए कि कौन उससे सहमत होगा और कौन असहमत होगा, वो एक लगातार बहस कर रहे हैं और उनमें निर्णय देने की कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो कोई ऐसा निर्णय नहीं सुना रहे हैं। बहुत उपयोग करते हैं, उन्हें खोजते हैं, टोहते हैं, टटोलते हैं और साथ ही उन पर संदेह करते हैं। जैसा मार्क्स ने कभी कहा था कि हर चीज़ पर संदेह करो। तो उन तमाम जो पद्धतियाँ या जो अवधारणाएं या जो कहना चाहिए वो यूज अवधारणाओं का इस्तेमाल करते हैं या जिन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर संदेह भी करते हैं। उन्हें कोई सीधे सीधे स्वीकार करके या उसे वैसे नहीं स्वीकार कर लेते हैं। वे लगातार बहस करते हैं और अपने प्रतिमानों को पाने की कोशिश करते हैं। प्रतिमान बने बनाए प्रतिमानों का उपयोग नहीं करते, बल्कि प्रतिमानों को बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आलोचकों पे अगर हम के बीच नामवर को रखकर विचार करें तो हम देखें कि मुक्तिबोध की आलोचना में अंतिम रूप ले चुकी अवधारणाएं मिल जाती हैं। मुक्तिबोध की जो आलोचना है, अद्भुत आलोचना है। मुक्तिबोध जितने बड़े कवि हैं उतने ही बड़े आलोचक भी हैं, पर उनकी आलोचना को पढ़ते हुए हमें बार बार लगता है कि बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जो अंतिम रूप ले चुकी हैं। या विजयदेव नारायण शाही की आलोचना को जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आप्त वाक्य हमें दिखाई देते हैं। रामविलास शर्मा की आलोचना को पढ़ते हुए भी लगता है कि नई कविता पर उनने कुछ निर्णय लगभग सुना दिए हैं। लेकिन नामवर सारी बहस को एक ऐसे बिंदु पर ले जाकर छोड़ देते हैं। नामवर ऐसा कोई निर्णय नहीं सुनाते, बल्कि नामवर सिंह
सारी बहस को एक ऐसे बिंदु पर ले जाकर छोड़ देते हैं जहां सहृदय को आत्मनिर्णय का स्पेस मिल जाता है। ये एक बिल्कुल बहुत अलग तरह का पन नामवर की आलोचना का है, जहाँ सहृदय को, जो उनका पाठक है, जो से रूबरू हो रहा है, उसे खुद निर्णय लेने का एक स्पेस हमेशा नामवर की आलोचना में मिलता है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहाँ लोकतंत्र लगातार सिकुड़ रहा है, और न केवल एक सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र सिकुड़ रहा है, बल्कि हम देखें कि जो साहित्य का लोकतंत्र है, जिस पे हम सबको बहुत विश्वास था, जिस पे हम गर्व कर सकते थे, वो भी सिकुड़ रहा है। उसमें भी स्पेसेस हैं, उसमें भी जो अवकाश हैं, उसमें जो जगह हैं, वो सिकुड़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। और इसीलिए ये लगता है कि बहुत सारे हमारे युवा और बहुत सारे वरिष्ठ लेखक भी बहुत ही अनर्गल भाषा का अपने वरिष्ठतम लोगों पर, जिनने बहुत काम किया है साहित्य में, उन पर बहुत ही अनर्गल किस्म की लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए, चाहे वो साहित्य का लोकतंत्र हो या समाज में जो लोकतंत्र होता है, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, उसमें ये जो टेंडेंसी है, ये किसी बहुत ही संकीर्णता की तरफ बढ़ते हुए, फासिज्म की तरफ बढ़ते हुए संकेत हैं। इसलिए मुझे इस समय में नामवर पे बात करना, या नामवर को पढ़ना, या नामवर पे विचार करना बहुत आवश्यक लगता है, कि उनकी आलोचना, उनका लिखा हुआ हमें बार बार आंतरिक स्पेस को देता है, और उसका आदर करना हमें सिखाता है। कविता, कहानी या उपन्यास की तरह अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं कि कोई भी विधा हो, यानी चाहे वो आलोचना ही क्यों ना हो, हर विधा का की जैसे अपनी भाषा होती, अपने मुहावरे होते हैं, आलोचना के भी हर आलोचक के अपने मुहावरे होते हैं, तो उसका एक अलग शिल्प भी होता है। हर एक की आलोचना एक तरह का निबंध नहीं है। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का शिल्प, या उसकी गहन, या रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की और मुक्तिबोध की आलोचना को अगर हम एक साथ रखें, तो हम पाएंगे कि उनके सबके शिल्प अलग अलग हैं। तो उनकी आलोचना के शिल्प पर भी बात की जानी चाहिए, कि कैसे मुक्तिबोध का शिल्प क्या है, मुक्तिबोध के उपकरण क्या है, मुक्तिबोध का मुहावरा क्या है, रामविलास शर्मा का मुहावरा क्या है, और नामवर सिंह का मुहावरा क्या है। नामवर सिंह की आलोचना चाहे लिखित हो या वाचिक हो, उसमें गजब का प्रिसीजन है। ये एक उनके फॉर्म की एक बहुत ही बड़ी विशेषता, उनकी आलोचना के, आलोचनात्मक निबंधों के या आलोचना का एक बहुत बड़ा गुण मुझे लगता है कि वो अत्यधिक प्रिसाइज है, उसमें गजब का प्रिसीजन है, वो उसमें सूक्ष्मता है, एक तरह की सुनिश्चितता है, एक तरह की स्पष्टता है, उसमें भाषा को बरतने की अद्भुत किस्म की मितव्ययिता है, और उसमें एक खास किस्म की संक्षिप्तता भी है। वे उद्धरण बहुल नहीं है। नामवर को पढ़ते हुए सबसे दिलचस्प ये लग सकता है, और अगर रामविलास शर्मा और नामवर को एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों हमारी भाषा के सबसे बड़े आलोचकों में से हैं। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद के जो सबसे बड़े आलोचक हुए, उसमें रामविलास शर्मा और नामवर सिंह को हम रख सकते हैं। और दोनों की आलोचना के उपकरण या उनके मुहावरे बहुत अलग हैं। नामवर की आलोचना उद्धरण बहुल बिल्कुल भी नहीं है। उसमें उद्धरण अगर कहीं आता भी है तो बहुत छोटा से छोटा उद्धरण वो लेंगे, बहुत कम पंक्तियाँ किसी की उद्धृत करेंगे।
दूसरी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खूबी है नामवर की आलोचना की कि वो बहुत ज़्यादा व्याख्यात्मक नहीं, वो समझाने की या सफाई देने की बहुत कोशिश नहीं करती, वो कोई आपको बहुत एक्सप्लेन नहीं करती। तो दूसरों की आलोचना से अगर हम जैसे मुक्तिबोध हैं तो बार बार बहुत उलझते चले जाते हैं, एक दूसरा और दूसरे में से तीसरा है, या रामविलास शर्मा हैं तो वो हर चीज़ का एक प्रमाण देने के लिए, हर बात के लिए एक उदाहरण भी देते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर तीनों की आलोचना की पद्धतियों में, या तीनों की आलोचना के शिल्प में, या तीनों की आलोचनाओं के उपकरण में उनके आलोचना के जो अलग अलग मुहावरे हैं, इन पे हमें बात करनी चाहिए। नामवर सिंह की आलोचना की बनक, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो बहुत ही, उसमें एक अजीब तरह का प्रिसीजन है, उसमें एक बहुत ही अजीब यानी बहुत ही अद्भुत किस्म की संक्षिप्तता है। तो ये मन होता है कि ये आखिरकार ये कहाँ से आया, ये कैसे नामवर में, नामवर का जो आलोचना का मानस है वो किस तरह से बना है। तो मुझे जो लगता है कि उसमें दो चीज़ों का एक बहुत बड़ा हाथ है। एक तो जिन लोगों ने उनकी प्रारंभिक कविताएं पढ़ी होंगी तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा कवि मन है, उनने बहुत सुंदर कविताएं लिखी। ये बात अलग है कि नामवर ने बाद में कविताएं नहीं लिखी, पर जो उनकी कविताओं को जानते हैं वो जानते होंगे। तो एक तो कवि मन है, और उनकी कविताएं अक्सर क्योंकि छंदबद्ध हैं तो उनमें एक ख़ास किस्म का प्रिसीजन है, उनमें एक तरह की मितव्ययिता है, भाषा को बरतने की बहुत ही सतर्कता उसमें दिखाई देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय काव्य शास्त्र का एक बहुत ही गहरा अध्ययन, यानी नामवर सिंह उन आलोचकों में से हैं जिनको जितना पश्चिम की नई से नई थ्योरीज के बारे में उनको ज्ञान है, उतना ही उससे भी कहीं अधिक वो भारतीय काव्य शास्त्र को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। इसके लिए बहुत सारी आगे में उसकी बात करूँगा कि एक किताब पिछले दिनों आई थी जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके कुछ विद्यार्थियों ने, जब वो शायद JNU में क्लास लेते होंगे, तो उन विद्यार्थियों ने उनके नोट्स लिए, और ख़ास तौर से जो एक तरह की जो भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ाने की जो क्लासेस होती होंगी, तो उसमें एक अभिनव संस्कृत काव्य शास्त्र पर जो नामवर के नोट्स करके एक किताब आई है, जिसे शैलेश कुमार, मधुप कुमार और नीलम सिंह ने संपादित किया है, या कहना चाहिए कि वो नोट्स लिए हैं। तो इससे आपको लगा कि को भी किस जगह से नामवर ग्रहण कर रहे हैं, और उसका कैसे आधुनिक साहित्य को समझने या आधुनिक साहित्य की आलोचना में उसका किस तरह से ये दोनों बातें उनकी आलोचना को बहुत ही ज़्यादा उनकी भाषा की स्तर पर मितव्ययी भी बनाती हैं, और संक्षिप्तता भी उनमें आती है, और उद्धरण बहुलता की वहाँ नहीं होती। तो एक ये मुझे लगता है कि दोनों बातों ने भारतीय काव्य शास्त्र के अध्ययन ने, और कहीं ना कहीं वो रहा है, उसने उनकी आलोचना की बनक को बनाया है। नामवर जी की पहली किताब जिन लोगों ने देखी होगी, उसका एक बहुत ही पॉकेट बुक संस्करण भी छपा था हिंद पॉकेट बुक्स में, या शायद राजकमल के पॉकेट बुक्स में छपा था, याद नहीं है, पर उसका नाम था बाकलम खुद। ये एक बहुत छोटी सी किताब थी जिसमें बहुत छोटे छोटे निबंध थे नामवर के, कविताएं उसमें नहीं थी। और उसी के साथ उनकी कविताओं को देखें तो आप उनके मन की बनावट को
थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। बकलम खुद की भूमिका शीर्षक से लिखे गए निबंध। बकलम खुद में एक निबंध है, भूमिका, उसका शीर्षक ही है भूमिका। उसमें एक पंक्ति है कि ये समूची पुस्तक ही मेरे भावी जीवन की भूमिका है। तो इसलिए भी आलोचना, नामवर की आलोचना को जब हम समझने की तरफ बढ़ें तो हमें उस किताब को ज़रूर गंभीरता से देखना चाहिए, जिससे हम नामवर की आलोचना की बनक को जान सकें। इसी तरह मैं कह सकता हूँ, शायद ये कथन किसी को नागवार भी गुजरे, या नागवार तो नहीं बल्कि कहना चाहिए कि उसे अतिवाक्य लगे, पर मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी आलोचना कर्म जो है उसमें उनकी कविताओं की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए दोनों ही चीज़ों को, नामवर की कविताओं को और नामवर की बाकलम खुद के निबंधों को बहुत गंभीरता से उनकी आगे की आलोचना को समझने के लिए देखा जाना चाहिए। विष्णुचंद शर्मा ने एक बहुत छोटी सी पत्रिका कवि नाम से वो निकालते थे, जिसमें हर बार एक कॉलम होता था, वाग्द्वार, जिसमें एक कवि की कुछ कविताएं होती थीं और एक दूसरा कवि या आलोचक उसको प्रस्तुत करता था। नामवर सिंह की कविताओं के साथ त्रिलोचन शास्त्री की टिप्पणी है। त्रिलोचन ने लिखा है कि नामवर सिंह काल विचार से ही नहीं, अर्थ विचार से भी आधुनिक कवि है। लेकिन इसके आगे बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ कहा जा रहा है कि वो काल विचार से ही नहीं बल्कि आधुनिक हैं, अर्थ विचार के आधार पे भी। पर त्रिलोचन कहते हैं आगे कि उनकी कविता का मिजाज नई कविता में अट नहीं पाता। ये भी एक बात है, यानी आधुनिकता का अर्थ जो लोग सिर्फ नई कविता से लगा लेते हैं, एक ही तरह की आधुनिकता नहीं रही है। आधुनिकता के भी कई यानी पाठ हो सकते हैं भारतीय आधुनिकता के। और यहाँ त्रिलोचन कह रहे हैं कि वो नामवर जो अर्थ विचार से भी आधुनिक हैं, वो नई कविता में नहीं अट पाते। ये कविताएं छंद में हैं, मैक्सिमम जो कविताएं हैं उसमें वो छंद में हैं, लेकिन वहाँ छंद का इस्तेमाल मुक्त छंद की तरह किया गया है। त्रिलोचन ने यह भी लिखा है कि नामवर के सवैयों को, या नामवर ने अपने सवैयों को जो परिणति प्रदान करते हैं, वे कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देते। यानी उनके सवैये कुछ बहुत अलग तरह के, वो नामवर के ही सवैये हैं। तो इस अर्थ में भी उनकी सवैयों को देखना चाहिए। नामवर के कवि मन को उनके प्रारंभिक निबंधों में, दूसरी परंपरा की खोज में, उनके अनेक व्याख्यानों में उन्हें पढ़ा और खोजा जा सकता है। बाकलम खुद का जो पहला निबंध है, जिसमें बहुत सारे देश के आगे लिखा है के कर कमलों का एक छोटा सा अंश में याद, यानी के कर कमलों में करके एक निबंध है जिसका आगे का कोई शब्द नहीं है। आगे देश करके जगह छोड़ी हुई है और के कर कमलों में। इसका एक छोटा सा अंश देखें, बहुत ही दिलचस्प कुछ पंक्तियां हैं। जिनके कर कमल के नहीं बल्कि मिट्टी के हैं, जिनकी गोद में मेरा दोबारा जन्म हुआ, जो साहित्य बनकर मेरे प्राण मन विज्ञान में भिदा है, फिर भी जिसे शब्दों में न ढालकर मैंने कृतज्ञता की है, जो इसे पढ़ नहीं सकता, जो खरीद नहीं सकता, जिन तक पहुंचने के लिए अभी इन शब्दों की बाह छोटी है, जिनको देवता कहकर पूजने वाले तो बहुत हैं, परंतु मनुष्य कहकर सुनने वाला कोई नहीं। इसी निबंध का एक छोटा सा बहुत ही काव्यात्मक अंश, जिससे शायद आपको बहुत सारी कविताएं भी याद आएं, अंश है
कि दीमकों और झींगुरों को जो छात्रों द्वारा इसे उपेक्षित देख फिर स्वयं पढ़ डालेंगे और जगह जगह अपनी राय खोल देंगे। ये पूरा अगर आप उस निबंध को देखें या ये समर्पण को देखें तो ये स्वयं में एक तरह की गद्य कविता है। नामवर जी की एक कविता है जो उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर लिखी थी। आज इस कविता को पढ़ना, आज उनके जन्मदिन पर यानी नामवर जी के जन्मदिन पर इस कविता का मैं पाठ करूं तो शायद ये सुखद भी होगा और इसका एक अर्थ बनेगा। आज तुम्हारा जन्म दिवस, आज तुम्हारा जन्म दिवस, यूं ही ये संध्या भी चली गई, किंतु अभागा मैं न जा सका सम्मुख तुम्हारे, और नदी तट पर भटका भटका, कभी देखता हाथ कभी लेखनी अबंध्या, पार हाट शायद मेला रंग रंग गुब्बारे, उठते लघु लघु हाथ सीटियां शिशु सजे धजे, मचल रहे सोचूं कि आज दूर 6 बजे। पथ इमली में भरा व्योम आ बैठे तारे, पथ इमली में भरा व्योम आ बैठे तारे, सेवा उपवन पुष्प मित्र गंध वे आ लगा, मस्तक कंकड़ भरा किसी ने जो हिला दिया, हर सुंदर को देख सोचता क्यों मिला हिया, यदि उससे वंचित रह जाता तुम ही सा सगा, यदि उससे वंचित रह जाता तुम ही सा सगा, क्षमा मत करो वत्स, क्षमा मत करो वत्स, आ गया दिन ही ऐसा, क्षमा मत करो वत्स, आ गया दिन ही ऐसा, आंख खोलती कलियां भी कहती हैं पैसा पैसा। तो ये कविता है जो उनने कभी अपने बेटे के जन्मदिन पर लिखी थी और इसमें उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंग, जिनको बाद में काशीनाथ जी ने अपने किताबों में लिखा है, उनके कहीं झलक इसमें देखी जा सकती है। बाकलम के पहले निबंध में ही कहा गया है कि कभी कभी छपाने से अधिक भला होता है छिपाना, छपाने से भला होता है छिपाना। और शायद यही वो कथन है जहाँ से मुझे लगता है कि नामवर की आलोचना के वाचक का जन्म हुआ होगा। नामवर जी की आलोचना की बनक को समझने में उनकी कविता, उनके प्रारंभिक निबंध और भारतीय काव्य शास्त्र का उनका ज्ञान मददगार हो सकते हैं। मुझे लगता है उनकी आलोचना की एक बाह रामचंद्र शुक्ल के हाथ और दूसरी बाह हजारी प्रसाद द्विवेदी के हाथ में, इसलिए इसमें भारतीय काव्य शास्त्र और आधुनिकता के सम्मेलन की एक कोशिश भी वहाँ पे दिखाई देती है। ये दोनों ही टेंडेंसी कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी से की परंपरा से नाम भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चिम जो नवीनतम अवधारणाएं आ रही थी उनके बहुत जगह जगह कविता के नए प्रतिमान में बहुत सारे लोगों ने इस बात को आरोप की तरह भी उद्धृत किया है। रहे हैं अजीब है कि उनकी आलोचना वैसे तो देखा जाए तो कविता उन्मुख रही है, और बल्कि जब कहानी नई कहानी पर उनने आलोचना लिखी तो उन पर सबसे बड़ा आरोप यही था कि उनने कहानी की आलोचना भी कविता की आलोचना के उपकरणों से ही की। ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये आलोचक बताएं कि
आलोचना के उपकरण कहाँ, कविता के की आलोचना के उपकरण और कहानी की आलोचना के उपकरण कहाँ अलग होते हैं, और उसमें क्या विभेद होता है, इस पे आलोचक विचार करने में नहीं उसको समझ पाता। बुनियादी रूप अगर किसी की व्याख्या करना है और किसी का विश्लेषण करना है तो उपकरण कैसे काम करते हैं, इस पे विचार किया जाना चाहिए। नामवर संभवतः हिंदी आलोचना का ज्ञान मैं नहीं कह सकता कि मेरे को कितना है, बहुत पढ़ाकू व्यक्ति मैं नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इससे पहले किसी ने किया हो। पर नामवर सिंह अकेले मुझे लगता है कि ऐसे आलोचक हैं जिनने अपनी सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा विवादास्पद किताब कविता के नए प्रतिमान पर 21 वर्ष बाद पुनर्विचार किया। अपनी ही किताब पर पुनर्विचार, अपना ही आत्मालोचन करना। आत्मालोचन शब्द मुक्तिबोध में बहुत है, पर किसी चीज़ का आत्मालोचन, अपनी ही किताब का आत्मालोचन करना किसी आलोचक ने किया हो मुझे याद नहीं आता। बहुत सारे आलोचक हम देख सकते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने अनेक लेखों में बाद में बहुत सारे परिवर्तन किए। मुक्तिबोध पर जो पहला निबंध उन्होंने लिखा उसमें बहुत सारे विवाद उठे। उसके बाद उन्होंने एक और दूसरा निबंध लिखा बहुत विस्तार से, लेकिन किसी तरह का कन्फेशन या किसी तरह की आत्मालोचन वहाँ नहीं है। नंदुलारे वाजपेयी, जिनने भगवती प्रसाद वाजपेयी को बहुत महत्वपूर्ण कथाकार कहा था, या जिनने प्रेमचंद की आलोचना की थी, उनने कोई बाद में कन्फेशन किया हो या किसी तरीके से क्या आत्मालोचन किया हो इस अपने आलोचना कर्म का, नहीं दिखाई देता। ऐसे बहुत सारे आलोचकों को हम लोग देख सकते हैं जिनने कोई आत्मालोचन किया हो या कोई कन्फेशन किया हो, नज़र नहीं आता। पर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान के प्रकाशन के 21 वर्ष बाद 22 और 23 अप्रैल 1989 को इलाहाबाद में निराला व्याख्यान माला के अंतर्गत कविता के नए प्रतिमान पुनर्विचार शीर्षक से एक व्याख्यान दिया था। इसकी एक बहुत विस्तृत रिपोर्टिंग, उसका एक तरह से डॉक्यूमेंट इलाहाबाद की ही एक पत्रिका शायद कथित रूप में छपा था। नामवर जी की आलोचना को जब पढ़ते हैं तो हमेशा लगता है कि जैसे उनमें एक वर्सेस है, एक बनाम है, इसके बनाम ये। तो ये पूरी आलोचना का उस समय का शायद एक ढंग रहा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में दो शक्तियाँ, महाशक्तियाँ थीं। सोवियत संघ भी था और अमेरिका। आलोचना में वर्सेस दिखाई देता है, हर आलोचना में एक के बनाम दूसरा दिखाई देता है। तो नामवर की आलोचना में भी हमेशा ये बनाम जो है या ये वर्सेस जो है वो हमेशा आपको दिखाई देता है। लेकिन इस निबंध में, इस व्याख्यान में जो कविता के नए प्रतिमान पुनर्विचार वाला व्याख्यान दिया, इसमें नामवर के का जो बनाम है, नामवर का जो वर्सेस है, वो नामवर स्वयं है। ये बहुत ही दिलचस्प है। अपनी ही अवधारणाओं का वर्सेस बनना, अपनी ही अवधारणाओं का बनाम बनना। बकौल नामवर सिंह, नई कविता से बाहर कविता की एक दूसरी परंपरा मौजूद थी जो नई कविता को चुनौती देती है। ये बात नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में नहीं, उसके 21 बरस बाद इसे स्वीकार किया, इसे कहा कि नई कविता के पैरेलल एक और दूसरी परंपरा कविता की थी जो नई कविता को चुनौती दे रही थी। नागार्जुन त्रिलोचन की कविता
के जरिए नामवर उसके लिए नए सुंदर शास्त्र को प्रस्तावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए नामवर साहस के साथ कविता के नए प्रतिमान की अपनी सीमाओं और शीत युद्ध के काव्यशास्त्र का खुलासा भी करते हैं। नामवर जी ने लिखा है, नामवर जी ने कहा है, लिखा है नहीं कहूँगा, कहा है कहता हूँ। नामवर जी ने कहा है कि उन मूल्यों और प्रतिमानों की भी एक राजनीतिक भूमिका थी जो विरोध का, विचारधारात्मक संघर्ष का निषेध करती रही, किसी न किसी रूप में यथास्थिति का पोषण करती रही। ये पूरे वो शीत युद्ध की जो राजनीति थी उस दौर में, जिस दौर में कविता के नए प्रतिमान लिखे, उसकी आलोचना करते हुए, और उसके क्या प्रभाव उनकी आलोचना में पड़ रहे थे, इसको स्वीकार किया नामवर ने। और ऐसा कोई दूसरा आलोचक हिंदी में कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ता। श्री अशोक वाजपेयी को कविता के नए प्रतिमान के जो नामवर थे वो दृष्टि के यायावर लगते थे। शायद हो सकता है कि जब नामवर ने कविता के नए प्रतिमान का पर पुनर्विचार किया तो वो नामवर उन्हें दृष्टि के बंदी नज़र आए होंगे, ऐसा लगता है। और बाद के नामवर पे कहा भी गया। मैं एक बहुत सुंदर किताब जो नामवर जी की नहीं है, नामवर सिंह के 5 व्याख्यानों की ये संकलन है, जिसे आलोचक के मुख से इसका शीर्षक था। इसका संपादन आदरणीय खगेन ठाकुर ने किया था, जो पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूँ। वो एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक एक्टिविस्ट थे, और उन्होंने बहुत सारे निबंध और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, आलोचना की। वो प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव रहे भारत के। तो उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका कहना चाहिए कि प्रगतिशील आंदोलन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये पहली किताब है जो नामवर के व्याख्यानों की बनी, जिसके बाद आशीष त्रिपाठी ने बहुत सारे उनके सारे व्याख्यानों को इकट्ठा करके बहुत सारे वॉल्यूम्स, अब तो शायद 12 या 14 वॉल्यूम्स आ चुके हैं, तो वो किए। पर ये पहला था जिसमें 5 निबंध थे, बहुत ही सुंदर 5 व्याख्यान हैं। उसमें पहला व्याख्यान है कार्ल मार्क्स और साहित्य, दूसरा व्याख्यान है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और प्रेमचंद, तीसरा व्याख्यान है आचार्य शुक्ल और हिंदी नवजागरण, चौथा व्याख्यान है आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास दर्शन, और 5वां व्याख्यान है समकालीन आलोचना की समस्याएं। दिलचस्प है ये देखना कि इसमें कविता पर कोई निबंध नहीं है, यानी कविता पर कोई व्याख्यान नहीं है। ये 5वां व्याख्यान। नामवर अक्सर कविता के ही आलोचक कहे जाते हैं, पर इसमें कविता पर कोई व्याख्यान नहीं है। ये भी यहाँ लगे हाथ उल्लेख कर दूं कि ये इतने सुंदर व्याख्यान हैं कि हमारे कवि मित्र, वरिष्ठ कवि मित्र इब्बार रब्बी ने कहा कि इन व्याख्यानों को पढ़ते हुए इतिहास और आलोचना वाले नामवर की याद आती है। तो इस तरह इन व्याख्यानों का एक भूमिका है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस संग्रह की, इन 5 व्याख्यानों के संग्रह की भूमिका में जो बात आदरणीय खगेन जी ने लिखी वो बहुत उपयोगी है, और उसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसकी भूमिका में खगेन जी ने लिखा है कि नागार्जुन का एक दिलचस्प वक्तव्य उद्धृत
उन्होंने एक नागार्जुन का एक बहुत ही दिलचस्प वक्तव्य उद्धृत किया है, जो उन्होंने एक संगोष्ठी में अध्यक्ष पद से बोलते हुए दिया था। नागार्जुन ने कहा कि अपने देश में आम जनता तक बातों को ले जाने की दृष्टि से पुस्तकों से दूर कर दिए गए लोगों तक विचारों को पहुंचाने के लिए लिखना जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है बोलना। स्थापित और स्थावर भी विश्वविद्यालयों की तुलना में यह जंगम विद्यापीठ ज़्यादा जरूरी है। विश्वविद्यालयों की तुलना में जंगम विद्यापीठ ज़्यादा जरूरी है। नामवर सिंह नामवर इस जंगम विद्यापीठ के कुलपति हैं। ये नागार्जुन कह रहे हैं, नामवर इस जंगम विद्यापीठ के कुलपति हैं। इस विद्यापीठ का कोई मुख्यालय नहीं होता। ये जगह जगह जाकर ज्ञान का वितरण सत्र आयोजित करता है। ये है सुरसती के भंडार का अपूरब बात, इसे किसी की नज़र न लगे। ये खगेन जी ने अपनी भूमिका भी लिखा और नामवर जिन्हें बाद में एक तरह का वाचिक का आलोचक मान लिया गया, उसके लिए इतना सुंदर शब्द नागार्जुन ने कहा, जंगम विद्यापीठ के कुलपति, जो नामवर के लिए एक बहुत ही उपयुक्त विशेषण शायद हो सकता है। मार्स पे जो निबंध, जो व्याख्यान है, उसको मैं बाद में आपको लूँगा। इसमें जो दूसरा व्याख्यान है वो है प्रेमचंद पे। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद, जिसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, नामवर जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और प्रेमचंद वाले व्याख्यान में नामवर ने कहा कि 1905 और 6 के बंग भंग से लेकर 1936 तक जब प्रेमचंद की मृत्यु हुई, इन 30 वर्षों के भारतीय जीवन की धड़कन, उसका संघर्ष, उसकी पराजय, उसका दुख, उसका दर्द अपनी समस्त गहराई के साथ और अपनी समस्त व्यापकता के साथ अगर किसी एक भारतीय लेखक में ढूंढना चाहें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र, सुब्रमण्यम भारती, वीसा खांडेकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद इकबाल के रहते हुए भी मैं प्रेमचंद का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि यही एकमात्र साहित्यकार है जिसके साहित्य में स्वाधीनता संग्राम की अमर गाथा अपने पूरे ब्योरों के साथ लिखी गई है। इसी में आगे, इसी व्याख्यान में उन्होंने लिखा कि जमाना में एक लेख प्रेमचंद ने लिखा था। जमाना अखबार में प्रेमचंद ने एक लेख लिखा था जिसका उल्लेख किया नामवर जी ने। जमाना में एक लेख प्रेमचंद ने लिखा था कि जब गांधी जी समझौता करते हैं, कांग्रेस आंदोलन वापस लेती है, जनता में पस्ती आती है, ऐसे दौर में जो चीज़ सर उठाती है वह है सांप्रदायिकता। राजनीतिक संघर्ष की चढ़ी नदी में सांप्रदायिकता का कूड़ा करकट बह जाता है। ये विश्लेषण और ये प्रेमचंद की ख़ास तौर से प्रेमचंद को देखने की एक अलग दृष्टि उनके व्याख्यान में, और वैसे एक अलग किताब भी प्रेमचंद पर दिए गए बहुत सारे व्याख्यानों की एक अलग से किताब आशीष त्रिपाठी ने संपादित की है। इसी के साथ तीसरा जो निबंध है आचार्य शुक्ल और हिंदी नवजागरण, उसमें बहुत दिलचस्प है। उसमें नामवर जी ने कहा कि मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रीय जागरण और स्वतंत्रता संग्राम के बृहत्तर परिदृश्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कृतित्व की परीक्षा की जानी चाहिए और उसके मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसी में आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने शोधों के द्वारा
अपने चिंतन के क्रम में ये स्थापित करने की कोशिश की है कि भारतीय नवजागरण या भारतीय पुनर्जागरण वही नहीं है जो केवल राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, बल्कि भारतीय नवजागरण की तस्वीर कहीं अधिक व्यापक है और उस व्यापक तस्वीर में महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी भाषी प्रदेश ने भी अदा की है। उस हिंदी भाषी प्रदेश ने जिसने सन 1857 में पहली बार स्वाधीनता का संग्राम किया था। इस नवजागरण में हिंदी नवजागरण नाम का विशेषण लगाकर विशेष रूप से अखिल भारतीय परिवेश में हिंदी की जातीय विशेषता को रेखांकित करने का कार्य जिस प्रसिद्ध, प्रगतिशील और मार्क्सवादी आलोचक ने किया, निश्चित रूप से और असंदिग्ध रूप से वे आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। ये डॉक्टर नामवर सिंह कह रहे हैं। जो लोग बहुत सरलीकरण नामवर सिंह और रामविलास शर्मा को लेकर करते रहते हैं, उनको इन निबंधों को, इन व्याख्यानों को जरा गंभीरता से पढ़ लेना चाहिए और व्यर्थ के सरलीकरणों से बचना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे कि जो एक और रामचंद्र शुक्ल पे एक और व्याख्यान इसी में है, आचार्य शुक्ल और साहित्य इतिहास का दर्शन, और उसमें एक बात बहुत ही दिलचस्प, पिछले दिनों किसी विद्वान कथाकार को लगा के नामवर जातिवादी हैं वगैरह वगैरह। मैं उनके व्याख्यान का एक हिस्सा सिर्फ आचार्य शुक्ल के बारे में सुनाना चाहता हूँ कि आचार्य शुक्ल को ब्राह्मणवादी कहते समय हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि स्वयं हम कितना जातिवाद के शिकार हुए हैं। तो जो जातिवाद का आरोप नामवर सिंह पे लगा रहे हैं, उन्हें कम से कम खुद की आत्मालोचन करते हुए ये पूछना चाहिए कि वो कितने जातिवादी हैं। आचार्य शुक्ल को ब्राह्मणवादी कहते समय हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि हम स्वयं कितने जातिवाद के शिकार हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वेदांती कहते समय हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वयं हम में भौतिकवाद का कितना विकास हुआ है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और काम किया। वे ये कि उन्होंने उस अध्यात्मवाद पर चोट की जो अध्यात्मवाद वस्तुतः पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा अस्त्र था, पूर्वी देशों को गुलाम बनाने का। तो अध्यात्मवाद किस तरह उपनिवेशवाद का अस्त्र बना और किस तरह उसने भारत को गुलाम बनाने में भूमिका अदा की, इस पर भी कितनी गंभीरता से आचार्य शुक्ल ने विचार किया था, इससे नामवर जी ने रेखांकित किया है। और जो एक और आलेख है उसके संदर्भ में मैं बहुत ज़्यादा इसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास दर्शन, उसमें एक उक्ति बहुत ही सुंदर है जिससे बहुत कुछ जाना जा सकता है। इतिहास शुक्ल जी की शब्दावली में कहें तो अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। इस अकेले वाक्य में शायद उनके इतिहास को, उनके इतिहास दर्शन को भी समझा जा सकता है। और एक जो बहुत ही दिलचस्प लेख इसमें है वो है समकालीन आलोचना की समस्याएं। समकालीन आलोचना की समस्याएं बहुत ही मज़ेदार सभी, उसमें बहुत सारे मज़ेदार हिस्से हैं। नामवर जी में एक बात और मुझे नामवर जी की आलोचना में भी और नामवर जी के व्यक्तित्व में भी एक बात बहुत दिलचस्प लगती है कि उनमें एक बहुत ही बारीक किस्म का विट हमेशा काम करता है। तो इस अंतिम व्याख्यान समकालीन आलोचना की समस्याएं में
नामवर जी ने किस्म किस्म के आलोचकों का बहुत दिलचस्प सा खाका खींचा है। नामवर का मत है कि सच्ची आलोचना रचना के साथ चलती है, मगर एक कदम आगे। नामवर कह रहे हैं कि आलोचना रचना के साथ चलती मगर एक कदम आगे। इसके साथ ही उन्होंने उन आलोचकों का खाका खींचा है जो रचना और आगे कदम रखने का साहस नहीं करते। ऐसे आलोचक रचनाकारों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। आलोचक अपने कवि को सबसे बड़ा कवि कहता है और कवि आलोचक को सबसे बड़ा आलोचक। अहो रूपम अहो ध्वनि का समा बंधा रहता है। विश्वविद्यालयीय आलोचकों के बारे में नामवर ने टिप्पणी की है कि उनका एक आदर्श वाक्य अक्सर सुनाई देता है कि जो लिखा जा रहा है उसकी जांच समय करेगा। इस कारण ऐसे आलोचक छायावाद से आगे कभी नहीं बढ़ते। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प है। और अंत में इस का एक जो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्यान है वो मैं उसके कुछ अंश आपको बताऊंगा। वो है कार्ल मार्क्स और साहित्य। ये एक अद्भुत व्याख्यान है। नामवर का मानना है कि लेनिन ने मार्क्सवाद के जिन 3 मूल स्रोतों का उल्लेख किया है उसमें एक चौथा स्रोत साहित्य को भी जोड़ा जाना चाहिए। नामवर जी ने लिखा है कि मार्क्स के मानस को निर्मित करने में जहां एक और जर्मन दर्शन के हेगेल का, ब्रिटिश अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ और रिकार्डो का, फ्रेंच समाजवाद के सेंट साइमन और फूरिये आदि का नाम लिया जा सकता है, तो ग्रीक ट्रेजेडी एस्क्युलस, शेक्सपियर, गेटे, हाइने और बाल्जाक जैसे साहित्यकारों की रचनाओं की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह आकस्मिक नहीं है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लेनिन ने सदर। मार्क्स ने 23 साल की उम्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली थी और उसमें एक उसकी भूमिका में एस्किलिस ने प्रोमेथियस बाउंड, बंदी प्रोमेथियस का जिक्र किया था, जिसमें उसे एक चट्टान से बांध दिया गया है जिसमें गिद्ध उसको नोच रहे हैं, वो क्योंकि स्वर्ग से आग चुरा कर लाया है। डॉक्टरेट के बावजूद मार्क्स को विश्वविद्यालय की नौकरी तो नहीं दी गई, जो कि नहीं दी जाना चाहिए थी। अभी भी बहुत सारा ऐसा होता है। मार्क्स ने पत्रकारिता शुरू की और राइनिश तसाइटुंग नाम के अखबार का संपादन शुरू किया। प्रशियन सरकार ने सेंसर का एक नया कानून पास किया। इस कानून के विरोध में उस अखबार में एक प्रसिद्ध कार्टून छपा था। फ्रांस मैनरिंग द्वारा लिखी गई मार्क्स की जीवनी में ये कार्टून संकलित है। कार्टून का शीर्षक है प्रोमेथियस बाउंड, लेकिन जो कार्टून बना है उसमें कार्ल मार्क्स छापे खाने की मशीन से जंजीरों से बंधा है। उसमें सीने को नोचने वाला गिद्ध प्रशियन सरकार का सेंसर कानून है। लेनिन ने टिप्पणी की है कि मार्क्स दुनिया के इतिहास का दूसरा प्रोमेथियस है। लेनिन की टिप्पणी है कि मार्क्स दुनिया के इतिहास का दूसरा प्रोमेथियस था, और दूसरा प्रोमेथियस किन अर्थों में था। फ्रांस मैनरिंग ने इसका वर्णन किया है। प्रोमेथियस व्याधि विद्रोही था जिसने आग चुराई थी, जो आग देवताओं के पास थी। प्रोमेथियस स्वयं देवता था, लेकिन उसने अग्नि चुराई थी मानव जाति के लिए, उनके हित के लिए, जिस मानव जाति का वे सदस्य नहीं था। मार्क्स ने आग चुराई थी सर्वहारा के लिए, जिस सर्वहारा का वे सदस्य नहीं था। तो ये जो एक दूसरे प्रोमेथियस को के रूप में बात की, मैं कहना यह चाहता हूं कि ये सारे लेख, ये सारे व्याख्यान ढंग से संपादित किए गए हैं। बहुत सुंदर व्याख्यान ये नामवर के हैं जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए। अंत में मैं एक बहुत ही दिलचस्प सा किस्सा सुनाकर इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ।
मैं उन लोगों में से हूँ जो नामवर की कभी छात्र नहीं रहे हैं, कभी उन विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़े जिसमें नामवर ने लोगों को पढ़ाया। हमने तो नामवर जी को अलग अलग जगह पर उनके व्याख्यान सुनकर और उन किताबें पढ़कर हमने उनको जाना है। इसलिए मैं अक्सर कहता था कि मैं नामवर का एकलव्य हूँ। एक दिन डॉक्टर कमला प्रसाद ने नामवर जी से मेरी उपस्थिति में कहा कि राजेश कहता है कि ये आपका एकलव्य है। नामवर का जो विट है वो उसका उदाहरण ये है कि उनने तत्काल बिना कोई पास दिए कहा कि हाँ, ये जो एकलव्य हैं ये ऐसे एकलव्य हैं जो द्रोणाचार्य का अंगूठा कटा लें। तो ये एक दिलचस्प सा किस्सा है। इस किस्से के जो भी भाष्य जो लोग करना चाहें करें, लेकिन सचमुच हम ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने नामवर जी से केवल लिया ही लिया है। उन्हें कुछ भी लौटाने की ना तो हमें योग्यता है और ना ही कोई सामर्थ्य। धन्यवाद।